नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन तथा हेलो अरीन। तो सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि हमारे पाठ का अर्थ क्या है। हेलो का मतलब होता है हेलोजन, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलो का क्या मतलब होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एल्केन का क्या मतलब होता है बच्चों? एल्केन का मतलब होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, जिसमें क्या हो, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। जैसे कि मैं इसका उदाहरण लेकर समझाती हूँ। तो इसमें इस प्रकार के कंपाउंड को हम ले सकते हैं। CH4, ये सब क्या है? एल्केन है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। हेलो अरीन। अब हम ये समझेंगे कि हेलो अरीन का क्या मतलब होता है। तो हेलो मतलब होता है फिर से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये किसका मतलब होता है? हेलो का मतलब। एरीन का मतलब होता है बेंजीन। जो एरीन होता है बच्चे, उसका मतलब होता है बेंजीन, और बेंजीन कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो ये हमारा बेंजीन है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पाठ के नाम का क्या अर्थ है। इस पाठ में हम सारी की सारी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम पाठ का नाम का जो अर्थ है वो समझने के बाद अब हम ये समझेंगे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होता क्या है। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। ये हमारे पास कार्बन है। देखो, हम उस कार्बन पे स्टार बनाएंगे जो हैलोजन से अटैच है। जो ये X होता है, ये हैलोजन को शो करता है। हैलोजन क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यानी कि जो ये X है ना, तो इनकी जगह ये चारों चीज में से कोई एक हो सकता है, तो इसको हम हैलोजन बोलते हैं। तो X से हम यहाँ पे उसे दर्शाते हैं। तो ये जो कार्बन है, इस वाले कार्बन से अटैच है क्या? X। इस वाले कार्बन से क्या अटैच है? इस वाले कार्बन से अटैच है X। इस वाले कार्बन से अटैच है X। देखो, ये बहुत लंबी सी चेन है हमारे पास। तो X किस कार्बन के साथ अटैच है बच्चे? इस वाले कार्बन के साथ अटैच है। यानी कि हम डिग्री किसको देखकर बताएंगे? जो कार्बन हेलोजन के साथ अटैच है, यानी कि X के साथ अटैच है, उसे देखकर हम बताएंगे। तो ये वाला जो कार्बन है, ये कितने R के साथ जुड़ा है? कितने R के साथ जुड़ा हुआ है? तो सिर्फ एक ही R के साथ। तो ये हो जाएगा 1 डिग्री। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो कार्बन है 2 R के साथ अटैच है, मतलब जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री हो जाएगा। ये जो कार्बन है, ये 3 R से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 डिग्री हो जाएगा। अब जैसे कि ये आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ समझाने के लिए। इस तरीके का आपको दिया हुआ है। तो इसमें आपको बताना है कि ये जो कार्बन है कितनी डिग्री का है। बताइए मुझे, आप कैसे पता करेंगे? आप सबसे पहले ये देखेंगे कि इस X से कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है, ये वाला। तो आप इस पे स्टार मार्क कर दोगे। यानी कि जो आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री बताना है, वो आपको इस कार्बन के अनुसार बताना है। तो इस कार्बन के बगल में कितना कार्बन अटैच है? एक ही कार्बन अटैच है। तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 डिग्री हो जाएगा। ये R होता क्या है? ये R बच्चे होता है CH3, C2H5। तो जो इस प्रकार की शक्ल के आपको कोई दिखेंगे तो वो होते हैं R। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे एलाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं। तो एलाइलिक हैलाइड बच्चे उसको कहते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर हैलोजन लगा होना। यानी कि ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है ना आपके पास में, तो उस ये वाला कार्बन छोड़ के दूसरे कार्बन पे क्या लगा हो? ये X लगाओ। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। एक सरल सा उदाहरण लेकर मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूं। CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और X। X किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे? X किसको दर्शाता है? ये वाला X किसको दर्शाता है बच्चे? ये जो X ये दर्शाता है हैलोजन को, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन, इसको दर्शाता है ये X। ठीक है, मैंने बोला एलाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं, जब डबल बॉन्ड हो, यानी कि ये हो, उसके बाद एक दूसरा कार्बन हो, मतलब ये डबल बॉन्ड वाला है ना, इसको ऐसे डब्बा में बंद कर दो, उसके बाद एक कार्बन होना चाहिए और फिर X अटैच होना चाहिए। ठीक है, ये डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच नहीं होना चाहिए, ये एक बीच में ये कार्बन आना चाहिए, ये वाला। समझे आप मेरी बात को? तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे एक कार्बन है, फिर यहाँ पे ये हैलोजन अटैच है। अगर ये उसके ऊपर डायरेक्ट अटैच हो जाएगा ना तो वो विनाइलिक हैलाइड बन जाएगा, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, एलाइलिक हैलाइड की। तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो कार्बन है ना डबल बॉन्ड वाला, उसको छोड़ के दूसरे कार्बन एक अटैच होगा, फिर हैलोजन अटैच होगा। यानी कि आप सीधा सा समझो कि डब्बा बनाओ इसके ऊपर और उसके बाद एक कार्बन होना चाहिए, फिर यहाँ पे X जुड़ेगा। लेकिन अभी मैं आगे आपको थोड़ी देर पहले अराइल हैलाइड समझाऊंगी, उसमें आप ये देखोगे बेटा कि उसमें ना वो डायरेक्ट अटैच होता है। ठीक है, लेकिन वो अराइल है तो वहां पे हम बेंजीन की बात करेंगे, बेंजिलिक हैलाइड। ठीक है, बेंजाइल हैलाइड, तो बेंजीन होगा, बेंजीन पर कार्बन, फिर हैलोजन लगा होगा, यानी कि ये बेंजीन है, बेंजीन पर CH2 है और ये X है, X मतलब हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बेंजीन होगा, बेंजीन पर कार्बन होगा और फिर क्या अटैच होगा, ये X अटैच होगा। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड। यस, वेरी गुड, इसको क्या बोलेंगे हम, बेंजाइल हैलाइड। एक बार फिर से समझा देती हूँ, आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर से समझा देते हैं एलाइलिक हैलाइड क्या होता है। एलाइलिक हैलाइड आपको समझना है तो एक कार्बन होगा, डबल बॉन्ड वाला कार्बन लेना है और उसके बाद नेक्स्ट कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे हैलोजन अटैच होगा। विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं, डायरेक्ट हैलोजन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच है, डायरेक्ट हैलोजन यानी कि ये X किससे अटैच है, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ना, इसी से अटैच है। जैसे ये हमारे पास बेंजीन है, यहाँ डबल बॉन्ड है और ये यहाँ पे X बना दूं, मतलब हैलोजन बना दूं, तो क्या ये विनाइलिक हैलाइड है, नहीं है, नहीं है ये विनाइलिक हैलाइड। अब देखो फिर से एक और एग्जांपल लेके समझाती हूँ। ये बेंजीन है, ये डबल बॉन्ड है और ये मैंने X यहाँ ना करके, यहाँ नहीं जोड़ रही हूँ मैं, यहाँ पे जोड़ रही हूँ, तो क्या ये विनाइलिक हैलाइड है, नहीं है। क्यों नहीं था, जब मैंने इसको ऐसे बनाया तो मैंने बस पोजीशन ही तो चेंज की, वो भी थोड़ी सी की है। ये X यहाँ पे था ना, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया, तो बिल्कुल थोड़ी सी ही तो की है मैंने। फिर क्यों, ये डबल बॉन्ड है ना, तो इससे डायरेक्ट अटैच होना चाहिए, मतलब दूर नहीं होना चाहिए उससे। ये अगर मैं यहाँ कर दूंगी तो देखो डबल बॉन्ड से दूर हो जाएगा ना, डायरेक्ट अटैच नहीं है, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच होना चाहिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड। फिर अब हम पढ़ेंगे एराइल हैलाइड के बारे में। एराइल हैलाइड का मतलब होता है डायरेक्ट हैलोजन बेंजीन से अटैच हो। सेम यही चीज़ है कि डायरेक्ट अटैच होना चाहिए, ये बेंजीन है तो इससे डायरेक्ट अटैच हो जाए। यानी जैसे कि ये मैं बेंजीन बना दूं, इसको बेंजीन बोलते हैं बच्चे। ठीक है, अब इस बेंजीन पे एक कार्बन अटैच कर दूं और फिर X अटैच कर दूं, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये तो हो गया हमारा बेंजाइल हैलाइड। एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड में क्या होगा, ये नहीं होगा, ये X यहाँ पे डायरेक्ट अटैच हो जाएगा यहीं पे, ये सब कुछ नहीं होगा। समझे, समझ में आया ना बच्चे आपको। अब मैं आपको क्रम बताऊंगी इसका, ठीक है, इसका मैं आप लोगों को क्रम बता रही हूं। सबसे पहले आएगा क्लोरीन, ठीक है, फिर आएगा फ्लोरीन, फिर आएगा ब्रोमीन और उसके बाद आएगा आयोडीन। ये इसका क्रम है बच्चों, ठीक है, किसका क्रम है, इसका क्रम है। सबसे पहले क्लोरीन आता है, फिर फ्लोरीन आता है,
फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है इसके क्रम में। समझ गए आप लोग? जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो इसका जो क्रम है वो बढ़ेगा, जैसे जैसे इसमें आप नीचे आओगे इसका क्रम क्या है, घटेगा। अब हम विधियां के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अल्कोहल से। इसका क्रम होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास Cl है तो यहाँ पे Cl लगा दो, यहाँ पे Br है तो यहाँ पे Br लगा दो, यहाँ पे X है तो यहाँ पे X लगा दो, यहाँ पे Cl है तो यहाँ पे Cl लगा दो, यहाँ पे X लगा दो, और यहाँ पे Cl है बच्चे तो यहाँ पे भी Cl लगा दो। अब ये जो हमारी अभिक्रिया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस अभिक्रिया में 2 गैस रिलीज होती है, SO2 और HCl, जो कि जब हमारी क्रिया चलती है, रिएक्शन होती है, तो वो क्या करती है, उड़ जाती है, क्योंकि वो गैस होती है तो वो क्या होती है, उड़ जाती है। तो इस वजह से ये जो हमारी रिएक्शन है, अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो, यानी हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी हो। हमारे पास है CH4 प्लस Cl2 HV और हीट CH3, हीट यानी कि बच्चे ताप, ठीक है, Cl2 HV CH2 Cl2। यहां से हमें क्या करना है, एक H हटाना है बच्चे और Cl को हमें लगा देना है। एक H को हटाओ और एक Cl लगाओ। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक H को हटाएंगे और Cl लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो CH4 है तो यहाँ पे क्या बचा है, CH3 और Cl, यानी कि एक H इसमें से यहाँ पे कम कर दो और Cl को ऐड कर दो। एक H हटाओ, Cl लगाओ, एक H हटा दिया इसमें से और यहाँ पे हमने Cl जोड़ दिया। ऐसे ही हमें सब में करना है। यहाँ से भी अब हम एक H हटा देंगे। अब हम इसमें से एक H हटाएंगे तो यहाँ पे CH3 था तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे एक और लगा दो, क्या लगा दो, Cl लगाओ। तो Cl लगाओ, यहाँ पे एक था इसमें 2 Cl लगा दो। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम एक H हटाएंगे तो ये हमारे पास CH2 है तो हम यहाँ पे एक H हटा देंगे और एक क्लोरीन जोड़ देंगे। तो यहाँ पे CH2 था तो अभी CH3 हो जाएगा। सेम फिर से हम वही का वही करेंगे। तो हम H हटाएंगे तो ये वाला H हम हटा देंगे और एक Cl जोड़ देंगे। तो हमने एक H हटा दिया, अब तो H ही नहीं बचा तो यहाँ पे सिर्फ कार्बन बच जाएगा। और यहाँ पे 3 Cl थे तो इसमें एक Cl और ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 4 Cl हो जाएंगे। समझ गए आप लोग? अब हम देखेंगे एल्कीन से। किससे बच्चे? एल्कीन से। यहाँ हमें मुख्य रूप से क्या समझना है, मार्कोनिफ को समझना है हमें। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए मार्कोनिफ रूल क्या होता है। एक मार्कोनिफ रूल होता है बच्चे और एक दूसरा होता है एंटी मार्कोनिफ रूल। तो मैं आपको वही समझाने वाली हूँ। अपने क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ा होगा मार्कोनिफ रूल और एंटी मार्कोनिफ रूल। तो अब मैं वही समझा रही हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मार्कोनिफ रूल, ये हमारे पास हम जो जहाँ पे डबल बॉन्ड है ना उसको सिर्फ बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे, एक डब्बा बना देंगे उसके ऊपर जहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। जहाँ पे ऐसी 2 रकीजें खींची हुई है ना, 2 लाइन खींची हुई है, ये डबल बॉन्ड है तो उसके ऊपर डब्बा बना दो। अगर HBr डला हो,
क्या डला हो बच्चे, HBr डला हो, तो वो क्या होगा, मार्कोनिफ रूल होता है। क्या होता है, वहाँ पे हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, क्या लगाते हैं, मार्कोनिफ रूल लगाते हैं। और जहाँ पे HBr परऑक्साइड होती है वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एंटी मार्कोनिफ रूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एंटी मार्कोनिफ रूल। समझ गए आप लोग। तो ये मार्कोनिफ रूल कहाँ पे लगता है, मार्कोनिफ रूल वहाँ लगता है जहाँ पे नेगेटिव, वहाँ जहाँ कम H, जहाँ कम H, जहाँ पे H कम हो वहाँ पे हम मार्कोनिफ रूल का इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव पार्ट पे ये HBr है तो ये इसका नेगेटिव पार्ट होगा और जो H वाला पार्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी Br नेगेटिव होगा और H पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव पार्ट आपको वहाँ पे जोड़ना है जहाँ पे H कम हो। तो H कम कहाँ होगा, अब इस डब्बे में देखो, जो डब्बा आपने बनाया था, तो यहाँ पे H किसके पास कम है, इसके पास H कम है, तो हम इसी कम वाले H के पास क्या जोड़ देंगे, Br जोड़ देंगे। इसी को हम बोलते हैं मार्कोनिफ रूल। इसमें हमें याद ये रखना है कि जो नेगेटिव वाला हिस्सा है वो कहाँ पे जाता है, कम H के पास जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एंटी मार्कोनिफ रूल के बारे में। एंटी मार्कोनिफ रूल तब लगेगा जब वहाँ पे परऑक्साइड लिखा होगा। दूसरी चीज़ कि जब मार्कोनिफ रूल लगता है तो जो ये Br, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन जो भी होता है ना वो बीच में लगता है, लेकिन जब हम एंटी मार्कोनिफ रूल का इस्तेमाल करते हैं तो जो Br, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो भी होता है वो किनारे लगता है। ठीक है, साइड में लगता है, किनारे लगता है, कोने में लगता है। पॉजिटिव, अब हम एंटी मार्कोनिफ रूल पढ़ रहे हैं तो वहाँ हम ये पढ़ते हैं कि जो पॉजिटिव जहाँ पर होगा, जहाँ पे कम ज़्यादा हाइड्रोजन, या यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा हाइड्रोजन, पॉजिटिव वहाँ जाएगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होगा। एक बार फिर से मैंने गड़बड़ कर दिया है, एक बार फिर से बताती हूँ। नेगेटिव ही होगा बच्चे, यहाँ पे नेगेटिव ही होगा। ठीक है, नेगेटिव ही होगा, सॉरी, नेगेटिव ही होगा। नेगेटिव वहाँ जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन, नेगेटिव वहाँ पे जाएगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होगा। तो Br क्या होता है, नेगेटिव, H क्या होता है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव पार्ट यानी कि जो Br होगा ये नेगेटिव पार्ट है, तो ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन, ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा H है। तो इस डब्बे के अंदर देखो H सबसे ज़्यादा किस साइड देखने को मिल रही है आपको, इस तरफ। यहाँ पे H ज़्यादा है, H ज़्यादा है ना, तो कहाँ पे Br जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा जहाँ पे H ज़्यादा है। तो एंटी मार्कोनिफ रूल में क्या होता है, नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होती है, और मार्कोनिफ रूल में क्या होता है, वो वहाँ पे जुड़ता है, मार्कोनिफ रूल वहाँ पे जुड़ता है बच्चों जहाँ पे नेगेटिव पार्ट वहाँ पे जाके जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो। मार्कोनिफ रूल में नेगेटिव पार्ट वहाँ जाके जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो, जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो। और अगर एंटी मार्कोनिफ रूल हो तो नेगेटिव पार्ट वहाँ पे जाके जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो। समझ रहे हो। हैलोजन के संयोग द्वारा, हैलोजन के संयोग द्वारा देखेंगे इसमें क्या होगा कि बॉन्ड यहाँ से बीच से ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। बॉन्ड जो है बीच से टूट जाएगा, ये यहाँ से टूट जाएगा। और ये जो डबल बॉन्ड देख रहे हो ना, ये दो लाइन बीच में देख रहे हो ना आप, ऐसे दो लाइन खींची हुई है दो कार्बन के बीच में, तो ये एक लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में बदल जाएगा, एक लाइन में। मतलब ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बन जाएगा और ये टूट जाएगा यहाँ से, और वहाँ पे फिर क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा। कोने कोने में क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा। अब ये लिखा है विस्नल डाई ब्रोमाइड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो हमारे ब्रोमीन है वो अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं। ये हमारे जो ब्रोमीन है अलग अलग कार्बन से जुड़े। मान लो कि अगर एक ही कार्बन से ब्रोमीन जुड़े होते तो इसको हम क्या बोलते, जर्मिनल हैलाइड बोलते। इसको क्या बोलते बच्चे, हम जर्मिनल हैलाइड बोलते। हम इसको जर्मिनल हैलाइड क्यों बोलते, क्योंकि हमारे एक ही कार्बन से
दोनों ब्रोमीन अटैच हैं। लेकिन विसनल डाइब्रोमाइड कब बोलते हैं? तब हम बोलते हैं जब हमारे जो ब्रोमीन होते हैं ना वो अलग अलग कार्बन से अटैच है। देखो ये वाला ब्रोमीन इस वाले कार्बन से अटैच है और ये वाला ब्रोमीन इस वाले कार्बन से अटैच है, तो ये अलग अलग कार्बन से अटैच है, इस वजह से है क्या है विसनल डाइब्रोमाइड। विसनल का मतलब है कि अलग अलग कार्बन से अटैच है, डाई का मतलब है दो है और दो क्या है ब्रोमाइड है। इस ब्रोमाइड की जगह कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अभिक्रिया जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, फ्रेंकल-स्टील अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि ये हमारे पास एक्स का मतलब क्लोरीन ब्रोमीन हम यहाँ पे ले सकते हैं। यह अभिक्रिया मुख्य रूप से ये जो आयोडीन है इसे बनाने में मदद करती है, यानी कि एल्काइल आयोडाइड बनाती है। इस अभिक्रिया से मुख्य रूप से हम क्या बना सकते हैं? एल्काइल आयोडाइड, ये है वो। तो हम यहाँ पे लेंगे RX NaI, तो हमारे पास क्या बन जाएगा RI और NaX बाहर निकल जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। इस R की जगह मैं ये ले रही हूँ, ठीक है, तो CH3X + NaI, तो ये R है तो R की जगह आ जाएगा CH3I + NaCl। ये जो X है ना यहाँ पे उसको मैंने Cl मान लिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl आ जाएगा, NaCl। ठीक है, तो ये X की जगह आ जाएगा Cl और ये R को मैंने क्या मान लिया CH3। अब हम देखेंगे दूसरी अभिक्रिया जो कि है स्क्वैट्स रिएक्शन। क्या है बच्चे? स्क्वैट्स रिएक्शन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के हिसाब से भी। तो इसमें हम क्या करते हैं? एल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्काइल फ्लोराइड को हम मुख्य रूप से यहाँ पे बनाते हैं और हम यहाँ AgF की जगह ये सब भी ले सकते हैं। अगर ये सब भी अगर हम डालेंगे इस अभिक्रिया में, इस रिएक्शन में, तो भी हमको क्या मिलेगा? एल्काइल फ्लोराइड ही मिलेगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो X2S को हमें जोड़ना है, तो हम इसे Fe और अंधेरा, ठीक है, उसमें हम जोड़ते हैं। ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे, इस पर जोड़ेंगे, तो एक बार हम यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ पे, और एक बार हम यहाँ पे जोड़ देंगे। इस पोजीशन को, इस लोकेशन को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो, और इसको हम क्या बोलते हैं? पैरा बोलते हैं। यानी कि ये मेरे पास बेंजीन है, तो अगर कोई चीज़ यहाँ पे जुड़ी हो, यहाँ पे जुड़ी हो, ये मेरे पास बेंजीन है, यहाँ पे अगर कोई चीज़ जुड़ी है और यहाँ पे कोई चीज़ जुड़ी है, तो हम उसे पैरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? पैरा बोलते हैं। अगर कोई चीज़ यहाँ पे जुड़ी है या फिर वो यहाँ जुड़ी है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? ऑर्थो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थो। अगर कोई चीज़ यहाँ जुड़ी है या फिर यहाँ जुड़ी है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? मेटा बोलते हैं। ये बेंजीन है और ये भी बेंजीन है। ये दोनों डिज़ाइन जो बनी हुई है ना, ये दोनों बेंजीन की ही है। ठीक है, तो इस पोजीशन में ऑर्थो पे अटैच हो जाएगा और यहाँ पे किससे हो जाएगा? पैरा से। पैरा ये इसलिए क्योंकि इसके बिल्कुल जस्ट ऐसे सामने है, समझ गए? ये ऑर्थो को डिनोट कर रहा है और ये पैरा को डोनेट कर रहा है। जो यहाँ पे P लिखा हुआ है ना, ये दर्शा रहा है कि ये पैरा पोजीशन है, ये पैरा है, और ये जो O है ना, ये दर्शा रहा है कि ऑर्थो है। अब हम सैंडमेयर देखेंगे बच्चे। सैंडमेयर अभिक्रिया क्या है, अब हम इसको जानेंगे।
ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये आपका ना हीरो है। ये बहुत सारे रिएक्शंस अभी मतलब कि जो आपकी अभिक्रिया है ना उसको कर सकता है। इसकी वहाँ पे ज़रूरत होगी हमको, तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सैंडमेयर रिएक्शन, ये है हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये क्या है हमारे पास? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे क्लोरीन है ना, तो यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? क्लोरीन लग जाएगा। यहाँ पे ब्रोमीन है तो यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा। यही क्या है बच्चों? यही है सैंडमेयर अभिक्रिया। यही है सैंडमेयर अभिक्रिया। ये जो आपको शक्ल दिख रही है इसी को हम बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। और अगर यहाँ X की जगह क्लोराइड लग गया, Cl लग गया, तो ये हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर यहाँ पे Br लग गया तो ये हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड। समझ गए? मान लो कि ये जो X है ना ये यहाँ पे Cl है, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला X भी Cl2 होगा। ये 2 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ X की नीचे 2 लिखा हुआ है छोटा सा, देखो। और ये Cl है, यहाँ पे हमने Cl लिया तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चे? Cl हो जाएगा। हम यहाँ पे जो X है ना उसको या तो हम Cl मान सकते हैं या तो हम Br मान सकते हैं, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। ये है बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन डाल दूँ तो ये हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ना ये रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन, जिसको हम सैंडमेयर अभिक्रिया बोलते हैं। यही है सैंडमेयर अभिक्रिया। मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड है वो इस पिक्चर का हीरो है, यानी इस चैप्टर का हीरो है। तो ये बहुत सारी अभिक्रियाओं में हमारी सहायता करेगा। तो यहाँ पे देखो आई है, तो यहाँ पे क्या हो गया? आई आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि ये क्या है। हम क्या देखेंगे कि ये क्या है। इसका मतलब होता है कि दोनों साइड से आप जुड़ पाओ, यानी आपके जुड़ने की 2 साइड हो, जैसे कि Cn या फिर NO2। जो Cn है वो N की तरफ से भी जुड़ सकता है, इस तरफ से भी जुड़ सकता है और इस तरफ से भी जुड़ सकता है। और जो हमारा NO2 है वो क्या कर सकता है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये O की मदद से भी जुड़ सकता है, ऑक्सीजन की मदद से भी जुड़ सकता है और N की मदद से भी जुड़ सकता है। अभी हम Cn की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? Cn की बात कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं Cn की, तो जब वो कार्बन के साइड से जुड़ता है तो हमें परिणाम स्वरूप क्या मिलता है? एल्केन साइनाइड मिलता है। क्या मिलता है? एल्केन साइनाइड। जब हमारा कार्बन नाइट्रोजन साइड से जुड़ता है तो हमें परिणाम स्वरूप क्या मिलता है? आइसोसाइनाइड मिलता है। क्या मिलता है? आइसोसाइनाइड। जब वो नाइट्रोजन से जुड़ता है तो हमें क्या मिलता है? आइसोसाइनाइड मिलता है। अब हम बात करेंगे NO2 की। जब ऑक्सीजन साइड से अटैच हो, जुड़ा हुआ हो, तो परिणाम स्वरूप हमें एल्काइल नाइट्राइल मिलता है। और जब NO2 नाइट्रोजन के द्वारा जुड़ा हो तो परिणाम स्वरूप हमें नाइट्रो एल्केन मिलता है। सबसे पहले हम SN2 देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मैं सबसे पहले आपको क्या पढ़ाऊंगी? SN1। उसके बाद हम SN2 पढ़ेंगे। आइए तो प्रारंभ करते हैं SN1। यहाँ पे हम जल का, अल्कोहल का, एसिटिक एसिड का प्रयोग करते हैं इस रिएक्शन को, इस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए। इस रिएक्शन के 2 चरण होते हैं। जो पहला चरण होता है
जो पहला चरण होता है वो काफ़ी धीमे धीमे होता है, और जो दूसरा चरण होता है वो ये है, और पहला चरण ये है। तो जो पहला चरण जो होता है वो काफ़ी धीरे धीरे होता है। हमारे पास ये OH है, अगर ये आगे से अटैच करेगा, यानी कि ये इसको क्या करेगा, आगे से धक्का मार दे, ठीक है, क्या करे, आगे से धक्का मार दे, तो ये यहाँ पे ऐसे जुड़ जाएगा। ये OH जो है यहाँ पे कार्बन से इस प्रकार जुड़ जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन। रिटेंशन हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें OH अपनी जो पोजीशन है, जो लोकेशन है, जो अपनी जगह है, वो वहीं पे रहता है। OH इसी तरफ था, ये उसी तरफ है। इसमें क्या होता है कि आगे की तरफ ये धक्का मारता है इसको और यहाँ पे अटैच हो जाता है, ठीक है। अब अगर लेकिन ये इसको चोरी छुपे, ये जो OH है पीछे से धक्का मार दे, यहाँ पीछे से धक्का मार दे, इसको यहाँ पीछे से मार दे, तो ये OH है यहाँ पे पीछे जुड़ जाएगा। अब ये उल्टा हो गया ना, तो हम इसको इन्वर्जन कहते हैं। क्यों, क्योंकि उल्टा काम कर रहा है, पीछे से धक्का मार रहा है इसको, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन, जब पीछे से धक्का मारे। और इसको हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन, जब आगे से धक्का मारता है तो, ठीक है। SN1 में 2 चरण होते हैं, चरण पहला और चरण दूसरा। जो मैंने लाल रंग से लिखा है वो चरण पहला है, और जो मैंने हरे कलर से लिखा है, हरे रंग से लिखा है, वो चरण दूसरा है। जो हमारा SN1 में पहला चरण होता है वो कैसा होता है, स्लो होता है, यानी कि धीमे 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 होता है। कैसे होता है बच्चे, धीमे 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 होता है। इसमें क्या होता है कि जो ये क्लोरीन होता है इस कार्बन से दूर जाता है। ये अभी जुड़े हुए हैं तो अब ये हट जाएंगे, अभी जुड़े हुए नहीं रहेंगे, तो ये क्लोरीन हो जाएगा अलग और ये हो जाएगा अलग। जब ये अलग होंगे तो हमारे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब इस प्रकार का पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन कहते हैं। जो यहाँ पे मैंने कार्बोकैटायन लिया है, ये और ये दोनों सेम है। अब हम क्या करेंगे, OH से अटैच करवाएंगे। क्या करवाएंगे, अटैक करवाएंगे। तो जो OH है वो अगर सामने से अटैक करेगा तो हमारे पास ये फॉर्म हो जाएगा, इसको हम रिटेंशन कहते हैं। यानी जब हमारा OH है वो आगे से धक्का मारेगा, OH क्या करेगा, आगे से धक्का मारेगा, तो क्या बनाएगा, वो इस तरीके का बना लेगा, इसे हम रिटेंशन कहते हैं। जब हमारा OH पीछे से धक्का मारेगा, OH क्या करेगा, इस कार्बन के पीछे से धक्का मारेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, इन्वर्जन। क्या मिल जाएगा, इन्वर्जन। देखो पीछे से धक्का मारा तो हमें OH पीछे मिल रहा है, आगे से धक्का मारा था तो हमें OH आगे मिल रहा था, ठीक है, समझ गए। जब हमें ये दोनों 50-50% मिलते हैं, रैस्मिक वाले और इन्वर्जन वाले, जब हमें दोनों 50-50% मिलते हैं तो हम उसे रैस्मिक मिक्सचर कहते हैं। यानी कि मैं ये कहना चाहती हूँ, शायद मैंने कुछ गलत कह दिया है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हमें ये रैस्मिक वाला था बेटा, ये यहाँ पे जो बनाया था वो रैस्मिक वाला था, और यहाँ पे जो बनाया था, सॉरी फिर से गलत बोल दिया, ये जो यहाँ पे बनाया था इसमें OH ने आगे से धक्का मारा था, तो यहाँ पे जो बनाया था वो रिटेंशन था और यहाँ पे जो बनाया था वो इन्वर्जन था। जब दोनों 50-50% बने होंगे, तो अगर दोनों 50-50% बन जाएंगे तो हम इसी को क्या बोलते हैं, रैस्मिक मिक्सचर बोलते हैं। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगी बच्चों कि जब इन्वर्जन और रिटेंशन हो, तो जब 50-50% हो तो इनके मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, रैस्मिक मिक्सचर कहते हैं। और जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये किसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है, SN1। जो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो SN2 का होता है, SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 1, 2, 3। SN1, SN2, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, बोलो मेरे साथ, 3 डिग्री, 2 डिग्री और
1 डिग्री। यस मेरे बच्चों, इसका क्या होता है SN2 का, बताओ बताओ। इसका होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये किस पर निर्भर करता है कि इसका ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा और इसका ये होगा? ये निर्भर करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। जो हमने कार्बन बनाया था ना पॉजिटिव वाला, ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। और ये किस पे डिपेंड करता है? स्टेरिक इंटरेंस पे और बल्कीनेस पर डिपेंड करता है SN2। स्टेरिक इंटरेंस का मतलब होता है SN2 का जो ये ऑर्डर लिखा था 1 डिग्री, क्रम लिखा था मैंने, SN2 का क्रम लिखा था ये मैंने, ये किस पे निर्भर करता है? ये भीड़ भाड़ पे निर्भर करता है। जितनी कम भीड़ भाड़ उतने अच्छे से ये रिएक्शन करेगा। अब हम SN2 को समझेंगे। मुझे बताओ SN2 में हमने क्या पढ़ा था? हमने उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ा था, यानी कि क्रम हमने पढ़ा था 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये हमने क्रम पढ़ा था। इसमें क्या हो रहा है कि जो OH है वो कहाँ से अटैच करेगा? पीछे से अटैक करेगा। कहाँ से अटैक करेगा? पीछे से, यानी इसे पीछे से धक्का मारेगा। ये इस कार्बन को यहाँ पे ये पीछे से धक्का मारेगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि बीच में कार्बन है और ये यहाँ पे कार्बन को धक्का मारेगा। ये यहाँ पे देखो, ये बीच की बात बता रहे हैं, ये बीच की बात बता रहे हैं कि देखो OH जुड़ने वाला है और Cl निकलने वाला है। अब देखो OH यहाँ से धक्का मारेगा और उससे जुड़ेगा और Cl यहाँ से निकल जाएगा। तो ये बीच का पार्ट दिखा रहे हैं और यहाँ पे वो प्रोसेस कंप्लीट हो गई कि Cl निकल गया और OH जुड़ गया। यही है हमारा SN2 रिएक्शन, अभिक्रिया। जो आपकी SN2 अभिक्रिया रिएक्शन है ये यही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, आपको ना ये याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए कि पहले आता है 3 डिग्री, फिर ये 2 डिग्री और फिर ये 1 डिग्री। तो SN2 के लिए क्या होता है? SN2 के लिए होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये इसका क्रम है। और SN1 के लिए क्या क्रम है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये देख रहे हो आप? ये इस तरीके से यहाँ पे एरो बना के आपको समझाया गया है, इसी बात को समझाया गया है। अब हम देखेंगे धातुओं से अभिक्रिया, गिर्नार्ड अभिक्रिया। ठीक है, गिर्नार्ड बोलते हैं इसको, गिर्नार्ड रिएक्शन बोलते हैं। ये क्या है बच्चे? अभिक्रियक है। क्या है? अभिक्रियक है। तो इसको अब हम समझेंगे। ये हमारे पास, इसमें क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको Mg को बीच में ठूस देना है, यानी कि आपको जैसे तैसे करके Mg बीच में घुसा दो। ठीक है, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं लैंग्वेज जो है उसको मर्यादित रूप में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बोल रही हूँ। ठीक है, तो जो आपका ये Mg है ये आपको यहाँ पे बीच में लगा देना है। ठीक है, इसके और इसके बीच में आपको यहाँ पे Mg लगा देना है। देख पा रहे हो? ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वैसा का वैसा यहाँ पे भी लिखा हुआ है। जैसे ये Br यहाँ पे था यहाँ पे भी है। बस फ़र्क क्या है बच्चे कि जो हमारा Mg है वो बीच में आ गया। आ गया, यही है, इसमें आपको यही सीखना था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वुड्स रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि जो हमने मूल कार्बन लिए हैं ना वो दुगने हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? दुगने हो जाते हैं। जो हमें परिणाम में कार्बन मिलेंगे वो कैसे हो जाएंगे बच्चे? दुगने हो जाएंगे। इस क्रिया में दुगने हो जाते हैं। इस क्रिया का नाम है वुड्स अभिक्रिया। इसमें हम 2 लेंगे RX को, 2 Na लेंगे और ड्राई ईथर लेंगे। ईथर लेंगे तो हमारे पास 2 R बन जाएंगे और 2 NaX मिल जाएगा हमको। इसमें आपको याद रखना कि दुगने कार्बन आपको मिलेंगे। इस R की जगह हम CH3 भी ले सकते हैं और इस रिएक्शन को, इस अभिक्रिया को समझ सकते हैं। ये हमारे पास बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है। यहाँ पे बच्चे क्या है? ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के ऊपर क्या है? क्लोरीन के ऊपर क्या है बच्चे? इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन है, ये बेंजीन है। तो ये क्या होगा?
यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये यहाँ पे ना डबल बॉन्ड क्रिएट कर रही है। तो अभी आप एक सिंगल डंडी देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे डबल डंडी हो जाएगी, ठीक है। इसे हम बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और इस वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना हो जाएगा काफ़ी कठिन। क्या हो जाएगा बच्चे? काफ़ी कठिन हो जाएगा। ये हमारे पास एक डबल बॉन्ड है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक डबल बॉन्ड है, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि पार्शियली डबल बॉन्ड है, जिस डबल बॉन्ड के कारण ये वाला बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है ना, इसे ब्रेक करने में, इसे तोड़ने में ये ब्रेक नहीं होगा, तो ये OH यहाँ पे नहीं लग पाएगा। यानी कि जो ये अभिक्रिया है ये नहीं होगी, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अब यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी OH लग जाना चाहिए था। भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी ये है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, असलियत में यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। ये पार्शियली डबल बॉन्ड है, जिसके कारण इसको तोड़ना काफ़ी कठिन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो पाएगी, लेकिन ये यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर NaOH के साथ और भी बहुत कुछ डाला हुआ है। ये टेम्परेचर, प्रेशर, ये प्रेशर भी डाला है, टेम्परेचर डाला है, NaOH भी डाला है, इतना सब कुछ डाला है। तो इससे क्या होगा कि ये जो Cl होगा यहाँ से उड़ जाएगा और OH लग जाएगा। इसमें क्या होगा? देखो हमने यहाँ पे ना टेम्परेचर को कम कर दिया है पहले से, हमने यहाँ पे NO2 भी जोड़ा है। आप देख पा रहे हो, ये जो NO2 है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, यानी ये रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। यानी अभी हमने जो पहले देखा ना, इसमें बहुत मेहनत लग रही थी इसे बनाने में, इतनी मेहनत लग रही थी, इतनी मेहनत लग रही थी, बहुत सारी मेहनत लग रही थी। लेकिन अब इसमें थोड़ी कम मेहनत लगेगी हमको, और ये आसानी के साथ यहाँ पे OH जो है वो जुड़ जाएगा, ठीक है। पहले वाली अभिक्रिया के कंपैरिजन में ये अभिक्रिया ज़्यादा सरल है। क्यों? यहाँ पे हमें कम मेहनत लग रही है ना, कम मेहनत में यहाँ पे जुड़ जाएगा। अभी जो पहले देखी थी अभिक्रिया, उसमें तो बहुत मेहनत लग रही थी, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ? हमें मेहनत क्यों कम लगी? क्योंकि यहाँ पे NO2 आ गया। ये क्या करेगा? अभिक्रिया को बढ़ा देगा कि जल्दी जल्दी कर लो, ठीक है। ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सब मैं आपको सिर्फ याद करने के तरीके बता रही हूँ कि आपको याद कैसे करना है इन अभिक्रियाओं को। अब यहाँ पे 2 NO2 आ गए, यानी कि ये मदद करते हैं अभिक्रिया करने में, यानी कि अब तो और आसानी से OH लग जाएगा। अब और अच्छी बात देखो, अब तो देखो यहाँ पे और पहले से तापमान जो था वो कम हो गया। अब देख रहे हो यहाँ पे गर्म पानी, कुनकुना पानी डालोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 2 NO2 लग गए, तो देखो काम कितना आसान हो गया। अब अगर तुम 3 डालोगे फिर तो इजी इजी, वेरी इजी, बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पे OH लग जाएगा। अब हम देखेंगे हैलोजन। ये जो Cl होता है ना बच्चे, इसी को हम क्या बोलते हैं? हैलोजन बोलते हैं। तो हम इसमें हैलोजन को लगाएंगे, ठीक है। अगर हमारा हैलोजन यहाँ पे लगा है तो हम ये पैरा पोजीशन होती है, और अगर यहाँ पे लगा है तो ये ऑर्थो पोजीशन होती है। ये हमारा मुख्य रूप से बनने वाला कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे हम FeCl3 ले लेंगे, और यहाँ पे जो Cl है वो जोड़ देंगे। एक बार यहाँ पे जोड़ेंगे और एक बार हम यहाँ पे जोड़ेंगे, एक बार यहाँ जोड़ेंगे और एक बार हम यहाँ पर जोड़ देंगे। वैसे ही हम नाइट्रोकरण में भी यही करेंगे। नाइट्रोकरण का क्या मतलब होता है? कि NO2 को जोड़ें। नाइट्रोकरण का मतलब होता है NO2 को जोड़ें। तो यहाँ पे आप नाइट्रो को जोड़ दो, NO2 को जोड़ दो। अब हमें ये पता चलेगा कैसे कि कौन सी चीज़ हमें लगानी कहाँ है? तो ये हमें पता चलेगा एक ट्रिक से, जो ट्रिक मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये है G यानी कि कोई ग्रुप है, यानी कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, या फिर ये क्या है बच्चे? ये है हैलोजन।
अगर ऐसी शक्ल आपको कहीं दिख जाए और क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड यानी कि एक ही डंडा हो उनकी आपस में, तो यहाँ पे हम जैसे ही हम क्या देख लेंगे, हम देख लेंगे हैलोजन को, इनको, तो हम क्या करेंगे कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इस जगह हम जोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन जब हम किसी ग्रुप को देखेंगे जिसके बीच में दो डंडा खिंचे हुए हैं, यानी कि डबल बॉन्ड है, या फिर ऑक्सीजन हो, क्या हो बेटा, ऑक्सीजन हो, तो हम क्या करेंगे कि मेटा पोजीशन पे जोड़ देंगे। क्या करेंगे, मेटा पोजीशन पे जोड़ देंगे। अगर डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन है, तो हम मेटा पोजीशन पे जोड़ेंगे। एक बार फिर से, अगर आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन देखने को मिल रहा है तो आप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जोड़ेंगे। अगर आपको ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है तो आप मेटा पे जोड़ देंगे। देखिए, आपने यहाँ पे मेटा पे क्यों नहीं जोड़ा, आपने सिर्फ किस पे जोड़ा, पैरा पे जोड़ा, और किस पे जोड़ा, ऑर्थो पे जोड़ा। क्यों, क्योंकि ये क्लोरीन है, जहाँ पे भी हैलोजन आ जाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आप क्या करोगे, उन्हें पैरा और मेटा पे, पैरा और ऑर्थो पे जोड़ दोगे, मेटा पे नहीं जोड़ोगे। मेटा किस पोजीशन को बोलते हैं, इसको बोलते हैं। अगर यहाँ पे जुड़ा होता है ना तो उसको हम मेटा बोलते हैं, उसे हम एम से दर्शाते हैं, ऐसे एम से दर्शाते हैं। लेकिन ये ऑर्थो पे है और ये किस पे है, पैरा पे है, मेटा पे नहीं है। जहां पर भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन दिख जाए बच्चे, वहां पे आप क्या करोगे, वहां पे आप पैरा पे और ऑर्थो पे जोड़ोगे। और नाइट्रो करंट में भी सेम यही चीज़ हुई है कि बच्चे क्लोरीन थी तो हमने उसे कहाँ जोड़ दिया, ऑर्थो पे जोड़ दिया और पैरा पे जोड़ दिया। ज़्यादातर जितनी भी आप अभिक्रियाएं पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादातर क्या होगा कि जो NO2 पैरा पोजीशन पे, देखो एकदम सीध में जुड़ा हुआ है ना, पैरा पोजीशन पे होगा, वो मुख्य होगा। क्या होगा बेटा, मुख्य होगा। देखो यहाँ पे भी जो पैरा पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे, तो वो क्या है, मुख्य है। अब हम देखेंगे सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन का मतलब होता है SO3H को जोड़ें, SO3H को जोड़ें। अब Cl है, यानी कि फिर से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो हम फिर से कहाँ जोड़ेंगे, पैरा पे और ऑर्थो पे। तो जो हमेशा पैरा वाली जगह होती है वहाँ पे क्या आता है, मुख्य वाला अपना आता है, तो यहाँ मुख्य हो जाएगा। अब हम देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसमें क्या होगा कि देखो यहाँ पे क्लोरीन है, ये इसको हटा दो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब आप क्या काम करो कि इस Cl को इससे जोड़ दो, एक बार यहाँ जोड़ दो, एक बार यहाँ जोड़ दो। अब आप यहीं क्यों जोड़ रहे हो, आप यहाँ क्यों जोड़ रहे हो, सिर्फ यहीं क्यों जोड़ रहे हो। तो बच्चे हम यहाँ सिर्फ इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है। जब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो तो हमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जोड़ना है, यानी कि यहाँ पर जोड़ना है और यहाँ पे जोड़ना है। देखो ये वाला है, ये पैरा पोजीशन है, तो ये क्या है, मुख्य हो जाएगा। आप इसे ऐसे और समझ सकते हो, ये जो AlCl3 है ना, इसने इस वाले Cl को खा लिया, खा गया ये, तो क्या बचा, इसने Cl को खा लिया तो CH3 बचा, तो वही CH3 आप यहाँ पे जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे AlCl3 है, इसने क्या किया, फिर से Cl को खा लिया। ये याद करने का तरीका है, ठीक है, ये याद करने का बच्चे क्या है, तरीका है। तो इसने क्या किया कि AlCl3 ने Cl को खा लिया, तो अब क्या बचा अपने पास, Cl को खा लिया तो उसने, हमारे पास तो बस इतना सा बचा है ना बच्चे, सिर्फ इतना सा बचा है, तो अब इसको हम जोड़ देंगे। कहाँ जोड़ेंगे, ऑर्थो पे जोड़ेंगे, पैरा पे जोड़ेंगे, और जो पैरा वाला होता है वो मुख्य होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य हो जाएगा। अब हम देखेंगे धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। अभी हमने वुड्स रिएक्शन पढ़ी थी, तो उस वुड्स रिएक्शन में वो पढ़ी हमने, फिटिंग रिएक्शन पढ़ी।
फिटिंग रिएक्शन में हम बेंजीन की बात करते हैं, यानी कि हम इस शक्ल की बात करते हैं। मतलब ये आएगा, जहाँ पे फिटिंग मिल जाए ना तो वहाँ पे ये ज़रूर दिख जाएगा तुम्हें। तो ये तो दिखना ही था। इसके ऊपर ये हैलोजन लगा हुआ है, ये Na है, ये RX ले लिया हमने, यहाँ पे हमने ईथर ले लिया, ये ड्राई ईथर है, ठीक है। ये जो R है ना यहाँ पे लग जाएगा और NaX बाहर निकल जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, बाय बाय कर दो, इन दोनों को बाय बाय कर दो, NaX को बाय बाय करो और ये निकल गए। और ये जो R है यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब हम बात करेंगे फिटिंग अभिक्रिया की। मैंने बताया कि जब भी फिटिंग आ जाएगा ना तो ये शक्ल आपको ज़रूर देखने को मिलेगी बच्चे। तो देखो वही चीज़ हमें देखने को मिली है कि नहीं मिली है। अब इसके आगे 2 लगा हुआ है, तो यानी इसका दुगना कर दो, इसका क्या कर दो, दुगना कर दो। ये बेंजीन है और ये बेंजीन है ना। तो ये दोनों बच्चे सेम है, ये डिज़ाइन है और ये डिज़ाइन है, क्या ये सेम है? बिल्कुल नहीं, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। सेम नहीं है, आप इनको सेम नहीं समझ लेना, ठीक है। ये अलग है। ये देखो बीच में एक डंडा खिंचा हुआ है इसमें, यहाँ पे, समझ गए? तो ये अलग अलग है, ये 2 है। ये देखो फिटिंग है तो आप बेंजीन लगा दो, 2 है तो 2 यहाँ पे बना दो। यहाँ पे भी आप क्या लोगे, ईथर लोगे, ड्राई ईथर लोगे। ये है क्लोरोफॉर्म। ये क्या है बच्चे, ये है क्लोरोफॉर्म। ये वही क्लोरोफॉर्म है जो आपको जब कोई किडनैप करता है तो आपको सुंगा के वैन में ले जाता है, तो ये वो वाला क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। इसमें जब आप ऑक्सीजन मिलाओगे, ठीक है, जब ऑक्सीजन मिलाओगे, प्रकाश दोगे, तो आपको यहाँ पे फॉस्जीन, ठीक है, फॉस्जीन मिलेगा आपको, जो है COCl2, ठीक है, और HCl मिल जाएगा। तो ये आपको लर्न करना है कि क्लोरोफॉर्म में ऑक्सीजन मिलाएंगे, प्रकाश देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, फॉस्जीन मिल जाएगा, फॉस्जीन। आपको MCQ में पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा A B C D और बताएगा कि बताओ फॉर्मूला क्या है इसका, तो आपको पता होना चाहिए ना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा जो मैंने इसमें पढ़ाया। इसमें मैंने जो मुख्य रूप से आपके परीक्षा में, एग्ज़ाम में अभिक्रियाएं आ सकती हैं, उसको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।